हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स तेवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 2022 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 27 नंबर तक सॉल्व किया था। आज हम 28 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 28वां क्वेश्चन है, इसमें विद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है। किसी पदार्थ की लंबाई कैपिटल L तथा मोटाई कैपिटल A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा 2a मोटाई है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। तो डेफिनेशन में पहले आपको बता दूं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के प्रतिरोध के बराबर होती है, जबकि धन में विद्युत धारा उसके विपरीत फलकों के लंबवत प्रवाहित होगी। ठीक है, वो घन होगा, यहाँ पे धन लिखा है, वो घन है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब इसमें आगे हल करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर से। आगे इसमें लिखा है कि किसी पदार्थ के लंबाई कैपिटल L तथा मोटाई A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, तो इसमें इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है, मोटाई 2a है। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसके अनुसार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहली स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहली स्थिति। अब देखिए यहाँ पे, माना तार की लंबाई, पहली स्थिति में तार की लंबाई को हम मानते हैं T1 बराबर L मान लेते हैं। ठीक है, तार का क्षेत्रफल A1 बराबर A मान लेते हैं। ठीक है, तार का प्रतिरोध यानी R1 बराबर, ये 4 ओम दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में ही है, 4 ओम दे रखा है। दूसरी स्थिति में ठीक है, दूसरी स्थिति में दे रखा है इसमें, दूसरी स्थिति में तार की लंबाई L2, ये L/2 यानी आधी हो जाए। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ। तार की लंबाई, सर यहाँ पे ना कैपिटल L है सब जगह पे। ठीक है, मैंने स्मॉल ले लिया है, क्वेश्चन में ना कैपिटल है, तो कैपिटल ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये L है, कैपिटल L। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे तार का क्षेत्रफल, ये कैपिटल A2 बराबर 2a हो जाएगा। ठीक है, अब तार का प्रतिरोध, ये तो हमें ज्ञात करना है, यानी R2 हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने पर देखिए, हमें पता है एक फॉर्मूला R = ρ L/A, एक फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। अब इसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर R है तो R1 = ρ L/A, ये पहली स्थिति के लिए है। ठीक है, पहली स्थिति के लिए ये वाला कंडीशन है। अब इसके बाद हमें दूसरी स्थिति में चलना है, ये तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, देखिए ये पहली स्थिति के लिए है। यहाँ पे मैंने A1 की जगह डायरेक्ट A लिख दिया है और L की जगह T1 की जगह डायरेक्ट L लिख दिया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। अब दूसरी स्थिति के लिए देखिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, यानी जहाँ पे L है यहाँ पे हमें L/2 लेना है, जहाँ पे A है वहाँ पे 2a लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहली स्थिति से, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी स्थिति से। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। R2 = ρ L/2 और इधर 2a हो जाएगा। इसी को अब सॉल्व कर लेते हैं। R2 = ρ, देखिए यहाँ पे L/2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 1/4 पहले आ जाएगा, ρ L/A। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये किसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, ρ L/A
R1 के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 इक्वल्स टू 1/4 R1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब R2 इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए R1 का मान क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में R1 का मान 4 दे रखा था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, 4 एकम 4, यानी R2 की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा वाला, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 4 ओम हो और दूसरे पॉइंट में 1 ओम हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि कैसे ये होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करके मैं बता दूंगा। तो इसमें पहले मान लेते हैं जो हमें दे रखा है, R1 बराबर 2 ओम दे रखा है, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। ठीक है, तो पहले कंडीशन में हमें लाना है कि इसका जो प्रतिरोध हो वो 4 ओम हो, ये पहले कंडीशन में पूछा गया है। अब देखिए इन प्रतिरोधों को हम कैसे संयोजित करेंगे कि ये टोटल 4 ओम हो जाए इसका। ठीक है, तो देखिए इसको संयोजित करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे आरेख बनाता हूँ, ठीक है, देखिए ये ना थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, अभी मैं समझाऊंगा इसलिए मैं बना रहा हूँ, बट हमें पहले पता नहीं चलेगा कि हमें यही वाला बनाना है, ये हमें कैलकुलेशन करके पता चलेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे R1 रख देता हूँ, यहाँ पे R2 और ये वाला R3, ठीक, तो यहाँ पे कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको चेक करते हैं। अब हम अगर R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें, देखिए ओम वाले प्रतिरोध में हमें पता है कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, अगर 3 प्रतिरोध हो तो ये होता है। ठीक है, आपको पता है ये। और अगर समांतर क्रम होता है तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब एक चीज़ इसमें देखिए कि जब भी श्रेणी क्रम में हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका मान बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। और अगर हमें कम प्रतिरोध लाना है तो उसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समझ में आ गया होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध अधिक आता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध हमेशा कम आता है। तो हमें यहाँ पे 4 ओम प्रतिरोध लाना है, तो हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि शायद हम इन दोनों को अगर R3 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ करके जितना आएगा उसको अगर R1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते तो आ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसका प्रतिरोध निकालते हैं इन दोनों का, तो इसको R डैश मान लेते हैं और यहाँ पे R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, 1/R3। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखो 1/R2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे R3 की 6, तो यहाँ पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 1/R डैश इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा तो 2 प्लस 1 आ जाएगा तो 3/6, 3 3 3 6, यानी 1/R डैश इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को करके हमारा क्या आया है, इन दोनों को करके 2 आया है। ठीक, अब इस 2 को अगर हम ऐसे करेंगे कि R1 तथा R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो जो सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R डैश, तो R इक्वल्स टू R1 क्या है, 2 है और R डैश भी 2 आया था, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो R बराबर 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें हम R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और R1 को उसी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब जाके हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा इसका।
ठीक। अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में दे दूंगा इसका। इसमें 1 ओम होना चाहिए। अब देखिए 1 ओम बहुत कम हो रहा है ना, तो मैंने कहा था ज़्यादा जब निकालना है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़िए, और अगर कम लाना है तो उसको समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक, तो इसी को ही हम समांतर क्रम में सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को इसमें लाना है, हमें 1 ओम लाना है। अब देखिए R1 R2 R3 मैंने पहले ही बता दिया था कि ऊपर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 2 3 और 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/R इक्वल्स टू, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 6/6 6 1 6 यानी 1/R इक्वल्स टू 1/1, R इक्वल्स टू 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। ठीक है, इजीली सॉल्व करना है, बस हो जाएगा। यानी कि अगर हम तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, और 4 ओम लाने के लिए क्या करना है, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़िए और उसके बाद श्रेणी क्रम में R1 को जोड़ दीजिए, बस आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का क नंबर। लेंस की क्षमता का सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। देखिए लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर 1/f होता है, और f अगर मीटर में होता है तो 1/f, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो 100/f होता है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1/f, f जब मीटर में होगा तो ये वाला फार्मूला आएगा जो मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, बट अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100/f आ जाएगा, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ख नंबर, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है यानी फैलाव होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसी कारण से जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, आपने विबग्योर पढ़ा होगा, जो प्रिज्म से 7 रंगों का बर्ण विक्षेपण होता है, उसमें देखना लाल रंग सबसे ऊपर रहता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो कम फैलता है, इसलिए वो ऊपर रहता है, और जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ज़्यादा कोण बनाता हुआ चला जाता है। विबग्योर से इसको याद रखते हैं। ठीक है, तो यही कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए, जबकि पहला पॉइंट इसमें वस्तु दर्पण के ध्रुव P व फोकस F के बीच स्थित हो, P और F के बीच स्थित हो। तो इसका आंसर भी मैं स्क्रीन में दे दूंगा, इसमें से आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसमें प्रतिबिंब आभासी, बड़ा तथा सीधा बनेगा। ठीक है, और इसका किरण आरेख मैं स्क्रीन में दे दूंगा, यानी कि दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, इसलिए आभासी बनेगा इसका। ठीक, नेक्स्ट इसमें इसी का सेकंड पार्ट, वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच स्थित हो। तो इस कंडीशन में देखिए जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। इसका भी मैं आंसर स्क्रीन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का क नंबर, बड़े बांध बनाने के क्या लाभ है समझाइए। तो बड़े बांध बनाने के बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहला इसमें पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए जल मिलता है बांध बनाने से, क्योंकि बांध का जल एक तरीके से क्या होता है कि एक जगह रहता है, तो पेयजल और औद्योगिक के लिए उपयोग हो सकता है। दूसरा है सिंचाई। ठीक है, जो बड़े बांध या जलाशय होते हैं इससे क्या करते हैं, जो फसल होते हैं किसानों के, फसल में हम सिंचाई कर सकते हैं। इसका आंसर देखिए स्क्रीन में, सिंचाई में लिखा है बांध और जलाशय मानव जाति को अति विशाल पैमाने पर सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अविस्मरणीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, फसलों की सिंचाई में भी काम आता है ये बांध। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें, बाढ़ नियंत्रण। नदी के जल प्रवाह को नियमित करके बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन। देखिए बड़े बांध बनाने से क्या होता है कि उसमें से टरबाइन लगाकर जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर स्क्रीन में है,
ऊर्जा देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल विद्युत ऊर्जा का सस्ता, स्वच्छ और तीव्र नवीकरण स्रोत है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी का ख नंबर है, पर्यावरण को बचाने के लिए किन्हीं 3 प्रकार के आर का उल्लेख कीजिए। तो देखिए 3 प्रकार के आर, इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ। इसमें है कि हम विभिन्न तरीकों से स्वयं को अधिक पर्यावरण मित्र बना सकते हैं, जैसे 3R तकनीक का उपयोग करके हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कम उपयोग यानी रिड्यूस, दूसरा पॉइंट है पुनः चक्रण रिसाइकिल, तीसरा पॉइंट है पुनः उपयोग रीयूज। इस तकनीक का 3R का तकनीक का उपयोग करके हम अधिक पर्यावरण सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विद्युत, जल, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग अर्थात बचत करके नई वस्तुओं के निर्माण के लिए उपलब्ध संसाधन जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच तथा धातु से बनी वस्तुओं का पुनः चक्रण करके तथा पुनः उपयोग करके हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और हम स्वयं को पर्यावरण मित्र सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी का अथवा वाला का नंबर में हमें अपने संसाधनों के सावधानी पूर्वक या विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग क्यों आवश्यकता है। तो देखिए हमें पता है पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर सभी व्यक्तियों के समान अधिकार है। जब कोई व्यक्ति इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है तो इसका सीधा प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों पर सभी जीवों का समान रूप से अधिकार है, इसलिए संसाधनों का प्रबंधन अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ख नंबर, गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो देखिए इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, इसके लिए सामाजिक जागरूकता लाना आवश्यक है। ठीक है, गंगा सफाई योजना इसी दिशा में किया गया एक प्रयत्न है। जीवन दामिनी गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए यह योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। करोड़ों की यह योजना गंगा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आरंभ हुई। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।